गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की चैप्टर है, इसका पार्ट 1 आ रहा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कोल्ड वॉर वॉज जस्ट बिगनिंग एंड द वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज टू कैंप्स। डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज टू कैंप्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ द 50s and the 60s? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflict? अब देखिए, इसमें बताया गया है कि दो मेजर ब्लॉक्स बन रहे थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, जिसको अब हम इस समय रशिया के नाम से जानते हैं। दोनों कंट्रीज में न्यूक्लियर वॉर्स को जो न्यूक्लियर वॉर हेड थे या न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वेपन्स थे, उनको बनाने की होड़ लगी हुई थी और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। और एक तरीके से ये स्थिति ये आ गई थी कि कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं होगी या कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाना, प्रतिबंध लगाना और उसके बाद एक गुट बनाना। तो अब इसमें इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रही 50s और 60s में, कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुली लॉन्च किया। और इंडिया बेसिकली किसी भी तरीके के ग्रुप में, चाहे वो यूएसए का हो या यूएसएसआर का ग्रुप हो, इंडिया ने ऐसा कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और एक तरीके से अपने आप को बिल्कुल एक आइसोलेट करके रखा और अपने डेवलपमेंट पर जो डेवलपमेंट उनका करना था, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही हमको यानी कि 1947 में आजादी मिली कोलोनाइजेशन से, और सीधा सीधा केवल ये करना था कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। ओके। The policy of non-alignment. The Indian national movement was not an isolated process. It was part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. अब देखिए, जो भी कॉलोनीज वेस्टर्न पावर से वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बनाई थी, धीरे धीरे वो कॉलोनीज खत्म होने लगी और जितने भी सो कॉल्ड कॉमनवेल्थ नेशंस थे, यानी कि जो कॉलोनीज बनी थी वेस्टर्न कंट्रीज की, वो धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंस मिलने लगी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म. इट इन्फ्लुएंस्ड द liberation movement of many Asian and African countries. Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. अब देखिए, जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिया को जब फ्रीडम मिली, तो इसके कनेक्शंस कई अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के साथ थे और इंडिया उन कंट्रीज के हमेशा पक्ष में रहा जिन पर कॉलोनीज बनी, क्योंकि इंडिया उस दर्द को झेल रहा था और जिस तरीके से इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कंट्रीज का, वो उसको भली भांति समझता था इंडिया, और उसने अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को आजादी दिलाने में एक तरीके से अपनी आवाज को, अपने जो आइडियाज हैं उनको वर्ल्ड के सामने रखा और कहा कि कोलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म किसी भी तरीके से किसी कंट्री के हित में नहीं है। द क्रिएशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बाय नेताजी Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkage established between India and overseas Indians during the freedom struggle. अब देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, वो क्लियरली इस बात का संकेत दे रही थी कि इंडियंस जो यहां रह रहे थे इंडिया में और जो बाहर रह रहे थे, उनके लिंक कितने स्ट्रांग थे और उनका कॉमन इंटरेस्ट केवल यही था कि किस तरीके से अपनी मदरलैंड को हम कोलोनिज्म की शैकल्स से बाहर हटाएं।
The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy, but India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. As you read in this chapter of the book Contemporary World Politics, this period was marked by the political, economical, and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and USSR. The same period also witnessed development like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of communist China and the beginning of decolonization. अब देखिए 1948 में UN आता है, 24th of October 1948. Creation of nuclear weapons 1945 में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 जापान के ऊपर बॉम्बार्डमेंट, हिरोशिमा एंड नागासाकी। और एक तरीके से दोनों कंट्रीज में होड़ लग जाती है कि कौन कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है। और इसमें फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो गवर्नमेंट थी चाइना में, उसका रूल शुरू हो जाता है। और डीकोलोनाइजेशन यानी कि कई कंट्रीज से कॉलोनीज हटने लगती है वेस्टर्न कंट्रीज की। सो इंडिया लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब इंडिया का जो एक रोल यहां पर जो इंडिया को रोल प्ले करना था कि किसी तरीके से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी अपने साथ रखें और इंटरनेशनल जो सिनारियो उस समय इंटरनेशनली चल रहा था ग्लोबल लेवल पर, उसको किस तरीके से कर्टेल किया जाए या उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। अब देखिए क्या आता है, नेहरूज रूल। ओके, The first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, played a crucial role in the setting the national agenda. He was his own foreign minister, thus both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation of the implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. The three major objectives of the Nehru foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधा सीधा नेहरू की पॉलिसीज क्या थी कि कंट्री की सॉवरेनिटी को बचा के रखना है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि जो सॉवरेनिटी, आप लोग सॉवरेनिटी का मतलब जानते हो, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से किसी दूसरे कंट्री का किसी कंट्री पर फॉरेन या इंटरनल अफेयर्स में किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस न हो, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि किसी भी तरीके से जो भी किसी कंट्री की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसमें किसी तरीके का हिंड्रेंस न हो या वो अलग अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट न बनाए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक पेस चाहिए किसी इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए वो पेस बना रहे। तो ये सीधे सीधे ये तीन एजेंडा थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए ये आता है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि
हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, वेदर इट इज यूएसए और यूएसएसआर। इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम किसी भी ब्लॉक का, चाहे वो यूएसए का हो या यूएसएसआर का, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro-democracy. Among those who thought on these lines were leaders like Dr. B.R. Ambedkar. Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. These included the Bharatiya Janasangh and the later Swatantra Party, but Nehru possessed considerable leeway in formulating foreign policy. अब देखिए क्या हो रहा था कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ये चाह रही थी कि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस यूएसए से रहने चाहिए, क्योंकि वो एक पहले से ही एक बड़ी डेमोक्रेसी बन करके सामने आ रही थी और कम्युनिस्ट यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी जो जो यूएसएसआर को लीड कर रही थी, कुछ कह रहे थे कि यूएसएसआर का हम साथ दें, लेकिन इसमें ये दिक्कतें आ रही थी और नेहरू जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके की कोई भी ब्लॉक का हम न समर्थन करेंगे न उनके साथ हम जाएंगे। ओके, नाउ distance from two camps. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. By reducing Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. अब देखिए इंडिया ने इन दोनों से किनारा कर लिया और बेसिकली यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो इंडियन आर्मी या जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनके पर्सनल्स को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा जाने लगा, जिससे कि जहां कहीं भी वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वहां पर इंडिया की आर्म फोर्सेस हैं वो अंडर द एजेस ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स ये इनके साथ जाकर के उस जगह पर जो भी ट्रबल एरिया है वहां पर जो चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो या एक तरीके से कोई रोग जनरल हो, यानी कि जो एक तरीके से जिसने बगावत कर दी हो, तो वहां पर क्या करना है, स्टैब्लिश पीस, इस तरीके की ऑपरेशंस इंडिया करने लगा। You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet against each other. अब देखिए इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके के मिलिट्री अलायंस को हम किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे। As you read in the book Contemporary World Politics during the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organization and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach. अब एक तरीके से जो यूएस ने जो एक अलायंस बनाया था NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस ने बनाया था और ये सीधा सीधा मिलिट्री एक्सपेडिशंस के लिए था। और जो वॉर्सा पैक्ट हुआ
इसका जो परसिवरेंस था वो इसको यूएसएसआर लेड कर रहा था। तो एक तरीके से दोनों ब्लॉक बन गए और अलग अलग जगहों पर मिलिट्री एक्सपेडिशन शुरू हुए और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाने की इन दोनों में होड़ लग गई और इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को अपने साथ रखा। This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. अब जब क्या हुआ कि 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर हमला कर दिया, ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया तो इंडिया ने सीधे सीधे वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट शुरू करवा दिए या एक तरीके से आवाज उठाई किस चीज के खिलाफ, जो न्यू कॉलोनियल इन्वेजन था। मतलब इजिप्ट को आजादी मिल गई लेकिन तुरंत उसने क्या किया, ब्रिटेन ने तुरंत इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। तो ये एक तरीके से, बट इन द सेम ईयर when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. अब देखिए इसमें एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है कि ब्रिटेन ने जब इजिप्ट के ऊपर हमला किया तो इंडिया ने वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट किए और एक तरीके से आवाज उठाई, लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी पर हमला किया, अटैक किया, तो इंडिया ने एक तरीके से वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन या क्रिटिसिज्म नहीं किया। Despite such a situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of the both side. अब देखिए बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहा, ठीक है, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहता था, चाहे वो यूएसए का कोई ब्लॉक कहीं पर कुछ करता था या यूएसएसआर का कोई ब्लॉक करता था, जिससे कि क्या होता था, दोनों ब्लॉक से इंडिया को असिस्टेंस मिलती रहे। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliance. अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने यूएस की जो मिलिट्री अलायंस थी उसको ज्वाइन कर लिया। अब क्यों ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अगर हम यूएस की जो अलायंस है, अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें बेटर आर्म्स एंड एम्युनिशन मिलते रहेंगे और इनका हम यूज किसके खिलाफ करते रहेंगे, इंडिया के खिलाफ। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स इन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब यूएसए को ये चीजें खराब लगती थी कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी अपना रखी है और अपने ये इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स लेता है किसी भी इंटरनेशनल इश्यू पर। देयरफॉर देयर वाज अ कंसिडरेबल unease in Indo-US relations during the 1950s. The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union. अब इससे क्या हो रहा था कि इंडिया यूएसएसआर का साथ दे रहा था कुछ मामलों में, लेकिन वो एक तरीके से बिल्कुल एक कॉशियस नोट था कि एकदम सतर्क रह करके वो यूएसएसआर का साथ देता था और यही बात अमेरिका को अखरती थी, यही चीजें अमेरिका को खराब लगती थी। You have studied in the last chapter the strategy of planned economic development adopted by India. This policy emphasized on import substitution. अब देखिए जैसा कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स प्लान इकोनॉमी है और मिक्स प्लान इकोनॉमी ये बेसिकली रशिया से ली गई है। दिस पॉलिसी एम्फसाइज ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट को कम किया जाए। The emphasis on developing a resource base also meant that export-oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the
आउटसाइड वर्ल्ड। अब देखिए इंडिया ने क्या किया कि हम कहीं से कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में बनाएंगे, और इससे क्या हो रहा था कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बाहर की जो इकोनॉमी थी यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी थी उससे कट ऑफ हो रही थी। अब देखिए एफ्रो एशियन यूनिटी, yet given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contact between India and other newly independent states in Asia and Africa. अब देखिए कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से नेहरू जी ने क्या किया कि उनसे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखे, फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे, क्योंकि वो कंट्रीज भी, उन कंट्रीज को भी अभी कुछ साल पहले ही कॉलोनियल इन्वेजन्स थे उनसे छुटकारा मिला था, और इंडिया भी एक तरीके से उन्हीं सब दौर से गुजर रहा था, और एक दूसरे के साथ ये सभी देश आना चाहते थे। नेहरू had been an ardent advocate of एशियन यूनिटी, कट्टर समर्थक थे एशियन यूनिटी के। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अगर एशिया अगर यूनाइट रहेगा तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो केवल और केवल क्या करते हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और जब सब साथ में रहेंगे तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कम हो पाएगा। Under his leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947. एक बैठक बुलाई गई, कन्वेंशन बुलाया गया मार्च 1947 में जितने भी एशियन कंट्रीज हैं। Under his leadership, 5 months ahead of its independence, India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia and the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. अब देखिए इंडोनेशिया को क्या करना था, छुटकारा दिलाना था डच से, जो एक तरीके से कॉलोनी, डच ने कॉलोनी बना रखी थी वहां पर इंडोनेशिया में। इंडिया was a staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. अब देखिए इंडिया ने एक तरीके से मुखर आवाज अपनी रखी किसके खिलाफ, डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ। मतलब जो भी कॉलोनियल रेजिम थी, जो भी कॉलोनियल प्रोसेस वहां पे चल रही थी, उसको डीकोलोनाइज करने के लिए इंडिया ने आवाज उठाई, और बेसिकली एक तरीके से जो कॉलोनियल रेसिज्म चल रहा था अफ्रीका में, that was known as apartheid on the basis of color. The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations. The Bandung Conference later led to the establishment of the NAM, that is Non-Alignment Movement. The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. अब जो पहला जो नाम समिट हुआ वो कहाँ हुआ, बेलग्रेड में, जो कि इस समय कैपिटल है यूगोस्लाविया की। यहां पर पहला नाम समिट हुआ। सितंबर 1961। ओके, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी क्वेरीज तुरंत सॉल्व करी जाएंगी। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।